दोस्तों, ये तुम सभी जानते ही हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए सारे राज्यों का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उस राज्य के नागरिकों का समृद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब ऐसा नहीं होता तो वो राज्य बाकियों की तुलना में पिछड़े रह जाते हैं। अब हमारे देश के ही दो राज्य यूपी और बिहार की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से भारत के दो सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग गरीब हैं, जिसकी वजह से इन राज्यों का नाम सबसे गरीब राज्यों में शामिल हो चुका है। लेकिन एक समय था जब ये दो राज्य काफी समृद्ध हुआ करते थे, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इन दोनों राज्यों के नाम सबसे गरीब राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, इन दो राज्यों की गरीबी का कारण जानने के लिए हमें समय की घड़ी को पीछे कर सन 1793 में जाना होगा। इस साल से पहले ये दो राज्यों के बाकी राज्य की तरह ही थे, लेकिन जैसे ही हमारे देश पर राज कर रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया, तभी से इनके बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल पहले भारत के लोगों से टैक्स के रूप में लगान वसूला जाता था। ब्रिटिश राज से पहले राज्य के राजा उनके लोगों से लगान लिया करते थे। हालांकि इसकी कोई तय सीमा नहीं होती थी, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने यूपी और बिहार में इस एक्ट को लागू किया तो लगान की एक सीमा तय कर दी गई, यानी फसल कम हो या ज्यादा तय सीमा के हिसाब से उन्हें लगान देना पड़ेगा। अब क्योंकि सिर्फ इन्हीं दो राज्यों में एक्ट लागू किया गया था, इसलिए बाकी राज्यों के किसानों पर इसका असर नहीं पड़ा था और बाकी बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े राज्यों में रेओटवारी सिस्टम लागू था, यानी उन्हें लगान उनकी फसल के मुताबिक देना होता था। यानी मान लीजिए किसी साल बॉम्बे में सूखा पड़ा तो उन्हें उस हिसाब से कम टैक्स देना पड़ता था। साथ ही इन दो राज्यों में जमींदारी सिस्टम की भी शुरुआत की गई, यानी जमींदार लोगों से लगान वसूल कर अब अंग्रेज ऑफिशियल्स को देते थे। अब हर वक्त तय सीमा के मुताबिक किसानों के लिए लगान देना मुमकिन नहीं था। ऐसे में वहां लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि जब भी इस तय सीमा के हिसाब से किसान जमींदारों को लगान नहीं दे पाते थे तो जमींदार इनकी जमीनें इनसे छीन लेते थे। दोस्तों, इसका मतलब ये था कि अंग्रेज सरकार इस एक्ट के बहाने लोगों से उनकी जमीन छीन रही थी। अब वो किसान जिसका घर ही उसकी जमीन की खेती से चल रहा था, वह बेरोजगार और गरीब हो चुका था। ऐसे में कई किसान बर्बाद हो गए और कई ने आत्महत्या कर ली। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट्स की माने तो नक्सल मूवमेंट की शुरुआती जड़ भी जमींदारी सिस्टम से ही जुड़ी हुई है। सन 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जमींदारी सिस्टम को इन दो राज्यों से हटाया गया, लेकिन फिर भी इन दो राज्यों की तरक्की नहीं हो पाई। इसका कारण जानने के लिए हमें नोबेल प्राइज विनर्स अभिजीत बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर की रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने उन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच कंपैरिजन किया था जिनमें सिस्टम लागू था और जिसमें सिस्टम लागू नहीं था। उसमें यह बताया गया कि जिन भी राज्य में यह सिस्टम लागू था, उन जगहों पर एग्रीकल्चरल रेट, लिटरेसी रेट काफी कम था और तो और मर्डर रेट जैसे क्राइम्स भी काफी ज्यादा थे। जमींदारों द्वारा हड़पी गई जमीन का असर बहुत ज्यादा पड़ा था। इस बात का सबूत ये है कि साल 2003 की कुल आबादी के 33% परिवारों के पास जमीन थी और जिनके पास जमीन थी वो भी काफी कम थी। इस 33% में से भी 15% के पास 1 एकड़ से भी कम जमीन थी। अब ये तो बात हो रही है साल 2003 की, जब कोई भी जमींदार सिस्टम लागू नहीं था। तो इसका तो एक ही सीधा मतलब निकलता है कि जमींदारी सिस्टम सिर्फ नाम के लिए कागजों पर हटा था और असलियत कुछ और ही थी। ये जमींदार खुद तो शहर में रहकर कामकाज करने लगे थे और अपनी जमीन को या तो भाड़े पर देने लगे या फिर खुद मजदूरों से जमीन पर काम करवाने लगे। अब मजदूरों के पास तो मशीन्स खरीद कर खेती करने के पैसे तो होते नहीं है और जमींदार का घर इस खेती की फसल पर निर्भर नहीं करता, इसलिए वो भी अपनी जमीन के पीछे ज्यादा खर्च नहीं करता है। और तो और किसान अपनी फसलों को शहरों में नहीं बेच सकता, क्योंकि थोड़ी जमीन में कम उत्पादन होने की वजह से इनका प्रॉफिट ना के बराबर होता है। अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूपी और बिहार में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी कम है। जहां एक और गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों में 87% से ज्यादा जमीन इरिगेटेड है, तो वहीं कम पब्लिक इन्वेस्टमेंट के चलते यूपी में सिर्फ 60% और बिहार में 50% जमीन इरिगेटेड है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार भी है, क्योंकि बाकी राज्यों के मुताबिक यूपी और बिहार में बिजली की सप्लाई में काफी मुसीबतें थी। इसलिए जब 1980 में यूपी और बिहार के किसानों ने ग्राउंड वाटर इरिगेशन की शुरुआत की तो उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा भी गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडीज दी जाती थी, तो वहीं यूपी और बिहार में किसी भी तरह की सब्सिडीज नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वहां की सरकार के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो सब्सिडीज दे सके। अब जब किसानों को पेस्टिसाइड्स, मशीनरी जैसी बेसिक चीजों में ही सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी,
तो फसलों के दाम ऐसे ही बढ़ेंगे और किसानों की तरक्की कैसे ही होगी। अब जहां यूपी और बिहार में 50% से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं, तो उनकी तरक्की कैसे होगी। जब तक इन दो राज्यों के लोगों की तरक्की नहीं होगी तो ये दो राज्य पिछड़े ही रह जाएंगे। बिहार के किसानों की गरीबी का एक और बड़ा कारण है फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सरकार ने बिहार में फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनाई थी। इस पॉलिसी के तहत दूसरे राज्यों के बिजनेस में ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ने सब्सिडीज देना शुरू किया था। हम सब ये तो जानते हैं कि बिहार में मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा थी, इसलिए यहाँ से हर जगह मिनरल वेल्थ ले जाया जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर कोई महाराष्ट्र का बिजनेसमैन बिहार से मिनरल वेल्थ लेता है तो उसे सब्सिडीज दी जाती थी, यानी उन्हें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं करना होगा। इसीलिए उन्होंने अपना बेस बिहार में शिफ्ट करना जरूरी नहीं समझा। अगर ये सब्सिडीज लागू नहीं की जाती तो इन सभी को बिहार में अपना बिजनेस सेट करना पड़ता। इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलता और बिहार की भी तरक्की होती। सरकार को भी शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था और साल 1991 में इस पॉलिसी को हटा दिया गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाकी राज्य रेस में बहुत आगे निकल चुके थे। जहां बाकी मेजर स्टेट्स में अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 16.45% था, वहीं बिहार में 2% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था। इन्हीं सब कारणों के चलते लोग दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने लगे और आज सबसे ज्यादा माइग्रेशन यूपी और बिहार से ही है। दोस्तों, क्या आप इसके अलावा कोई और कारण जानते हैं जिसकी वजह से दोनों राज्यों की तरक्की पर प्रभाव पड़ा हो? आपका इन दो राज्यों में बदलाव लाने के लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिकल एंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो का लुत्फ उठा सकें।